प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, कंप्यूटर बेसिक कोर्स की इस श्रृंखला में आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट 3D। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट पेंट ब्रश नाम का जो सॉफ्टवेयर था उसे अच्छी तरह से लर्न किया है और आज की क्लास में इसी पेंट ब्रश का अपर वर्जन माइक्रोसॉफ्ट पेंट 3D हम सीखने वाले हैं। यदि आप कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो ये दोनों ही सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत उपयोगी है। MS पेंट ब्रश और MS पेंट 3D दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो दोनों में जो इमेजेस ड्रॉ होती हैं, एक में 2D इमेजेस और एक में 3D इमेजेस ड्रॉ होती हैं। 2D इमेजेस मीन्स ऐसी इमेजेस जिसमें जनरली दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं, X और Y, और ऐसी इमेजेस जनरली फ्लैट होती हैं और ये हम लोग डिज़ाइन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट ब्रश में। जबकि 3D वाली जो इमेजेस हैं वो सारी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं MS पेंट 3D नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर। 3D मीन्स ऐसी इमेजेस जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, X, Y और Z। मीन्स हाइट और विड्थ के साथ साथ लेंथ यानी गहराई का भी आप आभास करा सकते हैं। हमारे चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं, जितनी भी चीज़ें आपको नेचर में दिखाई दे रही हैं, जनरली वो सब कैसी हैं? वो सब 3D ऑब्जेक्ट्स ही हैं। तो जो लोग कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर स्किल्स को, बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं उन्हें मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ माउस चलाना यदि आपको नहीं आता है तो वो भी आप इन सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट 3D। दोस्तों, पेंट 3D एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पर टास्क बार में दिए गए सर्च बॉक्स में टाइप कर दीजिए PAINT। जैसे आप टाइप करेंगे तो दोनों ही एप्लीकेशन, पेंट ब्रश नॉर्मल जो 2D ड्राइंग के लिए है और पेंट 3D जो 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए है। तो आज हम पेंट 3D को ही ओपन करना चाहते हैं, इसलिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन ओपन होती हुई आपको दिखाई देगी। अब इस एप्लीकेशन के इंटरफेस में कौन कौन से एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके बारे में जानते हैं। जो आपको ये वाइट कलर का पेज दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है कैनवास, जहाँ आप अपनी ड्राइंग को क्रिएट करेंगे। इस तरह से ऊपर की तरफ ब्रशेस, 2D शेप्स, 3D शेप्स, स्टिकर्स, ये सारे यहाँ पर टूल्स दिए गए हैं जिन्हें आप मेनू टूल भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड में आपको उनसे रिलेटेड ऑप्शंस डिस्प्ले होने लगेंगे। ऊपर की तरफ आपको फाइल का नेम दिखाई दे रहा है और नीचे कुछ एडिशनल कमांड दी गई हैं। दो यहाँ पर स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे कैनवास की पोजीशन लेफ्ट एंड राइट और टॉप टू बॉटम मूव की जा सकती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इस कैनवास की। कैनवास की साइज़ को बड़ा और छोटा करने के लिए जूम का आप यूज़ कर सकते हैं। जूम इन प्लस पर क्लिक करने से कैनवास की साइज़ बड़ी होती हुई आपको दिखाई देगी, माइनस पर क्लिक करने से कैनवास की साइज़ छोटी होती हुई आपको दिखाई देगी। जस्ट पास में 3D व्यू है, आप इसको कैनवास को 3D व्यू में कन्वर्ट होते हुए देख पा रहे हैं। और कैनवास के एडजस्टमेंट के लिए पर्टिकुलर कैनवास कमांड है, जहाँ पर कैनवास को शो और हाइड किया जा सकता है। इसी तरह से ट्रांसपेरेंट कैनवास लिया जा सकता है, जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कैनवास पर। और इसकी हाइट और विड्थ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो सीधे सीधे आपको कैनवास पर साइज़ हैंडलर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इस कैनवास की साइज़ को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। देन सबसे पहला टूल है ब्रशेस टूल। ब्रशेस टूल के माध्यम से आप अलग अलग स्ट्रोक्स में अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने ब्रश पर क्लिक किया तो पहला जो टूल है वो मार्कर टूल है। मार्कर के साथ अलग अलग तरह से स्ट्रोक्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ नीचे कलर्स दिए गए हैं, जहाँ से आप जो भी कलर का स्ट्रोक बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और इन लाइंस की थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए, यानी मोटी लाइन लाना, छोटी लाइन लाना, उसके लिए भी हम इस तरह से थिकनेस को बढ़ाते हुए या कम करते हुए लाइन्स को ड्रॉ कर पाएंगे। इसी के नीचे जस्ट ओपेसिटी दिया गया है। जो आप स्ट्रोक बना रहे हैं वो काफ़ी डार्क आ रहा है, उसको लाइट करना है तो उसकी ओपेसिटी यानी लाइटनेस या डार्कनेस उसको कंट्रोल करने के लिए ओपेसिटी कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर एक और टूल है मार्कर के साथ साथ। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कैलीग्राफी स्ट्रोक्स को क्रिएट कर पाएंगे। आपको कोई लाइन लिखनी है, कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप कैलीग्राफी के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रोक्स बना दिए हैं, अब मुझे इन्हें डिलीट करना है तो इरेजर टूल का यूज़ कीजिए। जस्ट इसके नीचे इरेजर टूल है, क्लिक कीजिए और इन्हें इरेज कीजिए। लेफ्ट बटन क्लिक करना है और फिर इरेज करना है। केवल आप माउस को घुमाएंगे तो ये इरेज नहीं होंगे। लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखिए माउस के, देन फिर आप इनको एक एक करके डिलीट कर दीजिए, इरेज कर दीजिए। पर इस तरह से हम जब इरेज करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम माउस के शेप को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए थिकनेस में जाकर आप माउस के पॉइंटर को एडजस्ट कर लीजिए, थिकनेस को बढ़ा लीजिए और जल्दी से इन्हें डिलीट कर दीजिए।
अगला आपको मिलेगा जो कि है ऑयल ब्रश। ऑयल ब्रश में भी ऑयल स्ट्रोक्स आप क्रिएट कर पाएंगे। कोई ड्राइंग करनी है आपको तो ड्राइंग कर पाएंगे, कोई शेप आपको ड्रॉ करना है तो वो शेप भी आप यहाँ से ड्रॉ कर पाएंगे। इस तरह से वाटर कलर है तो वाटर कलर के शेड्स, पिक्सल पेन है तो पिक्सल पेन्स इस तरह से ड्रॉ होते हुए आपको दिखाई देंगे। जब चाहे तब आप कलर चेंज कर सकते हैं। पेंसिल आ रही है, पेंसिल टूल से पेंसिल की तरह हम ड्रॉ कर पाएंगे। इरेजर मैंने अभी आपको बताया। उसी तरह से एक और टूल है क्रेयॉन कलर्स। ये बच्चों के फेवरेट कलर्स होते हैं क्रेयॉन। कलर चेंज कर लीजिए, थिकनेस बढ़ानी हो थिकनेस बढ़ा सकते हैं। और जैसे हम MS पेंट ब्रश में पॉइंटर की साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल और प्लस का यूज़ करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी आप कंट्रोल प्लस से पॉइंटर्स की साइज को या निब की साइज को, स्ट्रोक की साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस से साइज बढ़ेगी और कंट्रोल माइनस से वही साइज कम भी होगी, जो डायरेक्टली यहाँ पर थिकनेस कमांड के थ्रू भी किया जा सकता है। अगला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो स्प्रे कैन। स्प्रे कैन से स्प्रे करने के लिए स्प्रे पेंटिंग की तरह आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कोई कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर उसको स्प्रे करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, थिकनेस भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, साथ साथ ओपेसिटी। आप ओपेसिटी बढ़ाएंगे तो लाइट नहीं डार्क कलर आपको दिखाई देगा। इस तरह से ये स्प्रे है। और अब फिर से हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, तो सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करने के क्या करना पड़ेगा, इरेजर टूल का। इरेजर टूल का बार बार आप यूज़ कीजिए। इरेजर टूल से क्या होगा, ये सारे ऑब्जेक्ट्स इरेज होंगे और आपकी माउस चलाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ डिलीट नहीं करना चाहते हैं, बार बार डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो नया कैनवास भी आप ओपन कर सकते हैं। उसके लिए मेन्यू में जाइए और न्यू ले लीजिए। जैसे आप न्यू लेंगे तो यहाँ पर फाइल को सेव करने के लिए पूछा जाएगा, डोंट सेव कीजिए और नया कैनवास आपके सामने ओपन होता हुआ आपको दिखाई देगा। लास्ट है फिल कलर। फिल कलर से हम इस कैनवास पर बैकग्राउंड में कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। आप कस्टम कलर भी क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम में जाइए, यहाँ आप देख पा रहे हैं रेड, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। कोई भी बेस कलर सेलेक्ट कर लीजिए, देन फिर उसका लाइट या डार्क शेड यहाँ से सेलेक्ट करते हुए ओके करेंगे तो वही कलर आपके कैनवास में फिल हो जाएगा। अदरवाइज आप नंबर्स के थ्रू रेड, ग्रीन और ब्लू, जिनका मैक्सिमम नंबर है 255 और मिनिमम होता है 0, तो 0 से लेकर 255, आप यूँ समझ लीजिए 3 कलर की बोटल्स है। एक रेड कलर की बोतल है, एक ग्रीन कलर की और एक ब्लू कलर की। तो रेड कलर की बोतल में 255 ml है, ग्रीन में भी 255 है और ब्लू में भी 255 है। आपको अपने बैकग्राउंड में कितना ml यूज़ करना है, जैसे मैं यूज़ करने वाला हूँ 200 ml रेड का, 100 ml ग्रीन का और 100 ml ही ब्लू का। तो अब जो कलर बनेगा वो कलर इस तरह का शेड वाला बन रहा है। अगर हम इसको ओके करते हैं, देन फिर माउस से कैनवास पर क्लिक करेंगे तो वही कलर हमें कैनवास के बैकग्राउंड में फिल होता हुआ दिखाई देगा। आप इस कलर को भी इरेजर से इरेज कर पाएंगे। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कंट्रोल Z अंडू से आपने जो भी काम किया और कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो अंडू की से उसे हटा सकते हैं या प्रीवियस स्टेट पर जा सकते हैं। ऊपर कमांड भी देख पा रहे हैं आप, अंडू क्लिक कीजिएगा तो प्रीवियस स्टेज पर आप आ जाएंगे। तो ये था पहला टूल, ब्रशेस। अगला टूल है 2D शेप्स। 2D शेप में भी कोई भी शेप आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ से ड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन ऊपर कुछ लाइंस एंड कर्व दिखाई दे रही है। फर्स्ट है सिंपल लाइन, उसके लिए माउस से आपको ड्रॉ करना है। ये सिंपल लाइन ड्रॉ गई और इधर एक राइट का साइन आ रहा है और इधर एक स्टेम का साइन आ रहा है। तो राइट का साइन क्या करेगा, आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपने जो शेप बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से उसको अपने कैनवास पर सेट करने के लिए राइट का साइन है। सेकंड जो टूल है वो है 3 पॉइंट कर्व। अब यहाँ पर जैसे ही आप कर्व ड्रॉ करने जाएंगे तो आपको 3 डॉट्स अलग से इस लाइन के साथ दिखाई दे रहे हैं। इन 3 डॉट्स को पकड़ते हुए आप अपनी लाइन को कर्व कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इस लाइन को पूरा रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। और यहाँ पर जो स्टेम टूल है उसका क्या मीनिंग है, जैसे आप स्टेम टूल पर क्लिक करेंगे सेम इसी शेप का एक और शेप तैयार हो जाएगा, यानी डुप्लीकेट बनाने के लिए। देखिए एक और बन गया है। अब मैंने इस वाले शेप को पकड़कर नीचे की तरफ इस तरह से रोटेट किया तो हमारा एक और कोई शेप बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगला टूल है 4 पॉइंट कर्व। अब आप जब कर्व बना रहे हैं उसमें 4 पॉइंट्स आपको इस लाइन में दिखाई देंगे, जिनसे आप अच्छी तरह से कस्टमाइज डिजाइन ड्रॉ कर पाएंगे। और लाइंस के कलर को चेंज करना है तो जैसे आप लाइंस ड्रॉ करते हैं साथ में कलर्स आपको मिल जाते हैं। जिस भी कलर का लाइन ये ड्रॉ करना चाहते हैं आप वो कलर ले लीजिए। और जब भी कैनवास को चेंज करना हो फिल कलर में जाइए, आपको जो भी कलर पसंद आ रहा है उस कलर को अप्लाई कर लीजिए। कर्व के साथ साथ आपको नीचे की तरफ अलग अलग शेप दिखाई दे रहे हैं। जैसा भी आप शेप ड्रॉ करना चाहें शेप ड्रॉ कर लीजिए। और इन शेप में कोई कलर भरना चाहते हैं तो कलर भी आप यहाँ से भर सकते हैं। साइज को बड़ा छोटा कीजिए। स्टेम मैंने बता दिया, अप्लाई कैसे करना है वो भी बता दिया। ये लाइंस का कलर है, आप लाइन में कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। साथ में इसके अंदर कौन सा कलर भरना है
वो कैसे भरा जाए, तो उसके लिए ऊपर ही फर्स्ट में फिल कलर दे रखा है। ये आपको उस शेप में, पर्टिकुलर उस शेप के अंदर कलर फिल करने के लिए दिया गया है। और इन शेप्स को आप रोटेट भी कर सकते हैं, इस तरह से रोटेशन का ऑप्शन भी आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 3D शेप्स, लेकिन उससे पहले हम लोग अपने कैनवास को क्लियर करना चाहते हैं, तो या तो मैं इरेजर टूल के थ्रू इन्हें इरेज करूं, अदरवाइज मेन्यू में जाते हुए न्यू ऑप्शन यूज करेंगे, डोंट सेव कर देंगे, तो फिर से अपने ब्लैंक कैनवास मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं 3D शेप्स की। 3D शेप्स में बहुत सारे प्री बिल्ड शेप्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। जैसे हम यहाँ पर ट्यूब बनाना चाहते हैं तो बस जस्ट उस शेप पर क्लिक कीजिए और ट्यूब बनता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे आप ट्यूब बनाते हैं आप इसके कलर को एडिट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको ठीक लगे वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हुए इस शेप में कलर फिल कर सकते हैं। अब इस शेप को जब हम क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाता है और आपको 4 इस तरह के कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जो डॉट्स हैं वो सारे साइज हैंडलर्स हैं, हम अपने शेप की साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसी तरह से रोटेशन के लिए आपको कुछ अलग से टूल दिए गए हैं। जैसे ऊपर की तरफ जो रोटेशन है वो Z एक्सेस पर रोटेट होगा इस तरह से, और नीचे जो रोटेशन दे रखा है वो रोटेशन है Y एक्सेस पर, यानी इसकी बेस लाइन से आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जो कि अभी आपको चेंज होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए X एक्सेस का रोटेशन करना है। जैसे इस तरह से मैंने थोड़ा नीचे की तरफ इसको मूव किया, थोड़ा डेप्थ हमें दिखाई देने लगेगी। अब आप यदि Y एक्सेस पर रोटेशन करेंगे तो आपको एक एंगल से ये शेप रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसा ही टूल है पर्सपेक्टिव टूल, जो Z एक्सेस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि Z एक्सेस पर हमारा शेप किसी दूसरे शेप से या कैनवास पर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो आपको यहाँ से दिखाई देगी। और यही नहीं, जो प्री बिल्ट शेप्स हैं इनके अलावा भी आप अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये कर्व्ड सिलेंडर है तो आप इस तरह से सिलेंडर ड्रॉ कर पाएंगे, उसको इस तरह से रोटेट कर पाएंगे। हम 360 डिग्री में भी इसको रोटेट कर सकते हैं। यदि कोई कस्टमाइज शेप तैयार करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ आपको टूल्स दिए गए हैं। पहला टूल मिलेगा ट्यूब ब्रश, कलर आप चेंज कर लीजिएगा, जो भी कलर आपको ठीक लगे। ट्यूब ब्रश ऐसा टूल है जिसके थ्रू जैसे हम लाइन ड्रॉ करना चालू करेंगे, ड्रॉ हो रहा है, कस्टमाइज वे में ड्रॉ हो रहा है, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं ले जाकर हमको एंड करना होता है। दूसरा, यदि आप बीच में से छोड़ देंगे तो बीच में भी ये ब्रेक हो जाएगा, और जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं, एक नया शेप बना सकते हैं। और इसके साथ साथ शेप ऑफ द ट्यूब की शेप भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसा भी आप शेप चाहते हैं यहाँ से वो शेप यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे स्टार शेप आपने सेलेक्ट किया, देन फिर ड्रॉ करना चालू किया, कलर आप चेंज कर लीजिएगा, येलो कलर ले लेता हूँ, और फिर जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो जो भी शेप मैंने यूज़ किया है, टाइप ऑफ शेप, उसी तरह से कर्व होता हुआ आपको दिखाई देगा। और इनके साथ भी अप्लाई करने के बाद आप इन्हें रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये रोटेट हो जाएंगे, और पर्सपेक्टिव पर देख सकते हैं कि एक शेप दूसरे शेप से कितना दूरी पर है। इसी तरह से रोटेशन X एक्सेस, Y एक्सेस, Z एक्सेस, सभी तरह से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो उस पर क्लिक कीजिए, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और उसके साथ हम उसकी पोजीशन को भी चेंज कर पाएंगे। डिलीट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कीजिए, वो ऑब्जेक्ट सिंपली डिलीट हो जाएगा। जस्ट ट्यूब ब्रश के पास में जो आपको टूल दिखाई दे रहा है वो है सॉफ्ट एजिस। यहाँ पर क्लिक किया, इस वाले को सेलेक्ट करने के बाद जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये वास्तव में फ्री हैंड सिलेक्शन की तरह काम करता है। यदि आपका माउस पर हाथ अच्छी तरह चलता है या आप पहले से कुछ ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, स्केचिंग करते हैं, तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर ड्राइंग को, 3D ड्राइंग को डिज़ाइन कर पाएंगे। वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं जस्ट एक एजुकेशन पॉइंट से एक स्केच ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ये टूल कैसे काम करता है ये आप समझ लीजिए। तो जैसे मैंने इसे ड्रॉ किया, यहाँ पर ये शेप तैयार हो गया है। अब ये क्या है ये मत पूछिएगा, बस ये बन गया है। इस तरह से एक और टूल दे रखा है जो कि है शार्प एजेस। शार्प एजेस में आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आप इन शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और वही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। बस एक बार क्लिक कीजिए और पेंसिल से कर्व बनाते चलिए, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, इस तरह से। जब आप इस पाथ को क्लोज कर देंगे, लाइंस को जहाँ से स्टार्ट की उसी लाइन पर लाकर एंड कर देंगे, तो आपको फिर से एक नया शेप बनता हुआ दिखाई देगा, और कलर्स को एडिट कर सकते हैं, जब चाहे तब आप कलर उसमें फिल कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई 3D शेप्स की। साथ में जब भी हम किसी शेप को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में आपको कलर चेंज करने के अलावा कुछ और टूल मिल रहे हैं। एडिट करने के लिए कट मिल रहा है, एक शेप को एक जगह से कट करके किसी और जगह पर लेकर आना। पर कट तो दिया गया है, पेस्ट कहाँ है?
तो आप कंट्रोल V शॉर्टकट का यूज़ कीजिए और वो शेप पेस्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसी तरह से पास में कॉपी लिखा हुआ है, तो कॉपी टूल का यूज़ कैसे करना है, तो उस शेप को सिलेक्ट किया, कॉपी पर क्लिक किया और जहाँ चाहिए वहाँ पर पास में ही दिया गया है पेस्ट, क्लिक कीजिए, पेस्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। सीजर दिया गया, कैंची दी गई है जो क्या कर रहा है, एक शेप को एक जगह से काट रहा है और दूसरी जगह पर लेकर आ रहा है। कॉपी में क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कॉपी यानी डुप्लीकेट तैयार हो रहा है। इसी तरह से डिलीट टूल है, डायरेक्ट कीबोर्ड से भी डिलीट की प्रेस करते हुए ऑब्जेक्ट को डिलीट किया जा सकता है या फिर यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे रोटेट एंड फ्लिप के ऑप्शन दे रखे हैं, वो आपको सीधे माउस से करना है ताकि माउस की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये सारी बात थी 3D शेप्स के साथ हमको कैसे काम करना है। दोस्तों पेंट 3D की एक और विशेषता यह है कि हम जितना भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे डिलीट कर रहे हैं, कोई नई शेप ड्रॉ कर रहे हैं, कलर एडिट कर रहे हैं, वो सब हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो रहा है। उस हिस्ट्री को देख सकते हैं कि हमने शुरू से लास्ट तक क्या क्या काम किया है, वो सारा कुछ रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। और यही नहीं, आप अपने सारे काम को एक्सपोर्ट एज वीडियो की तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसे बाद में देख भी सकते हैं। तो ये एक नया फीचर, एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अगला जो हमारा टूल आ रहा है वो है स्टिकर्स। उसके लिए फिर से हम नया कैनवास ओपन कर लेते हैं। कैसे करना है, या तो मेन्यू में जाते हुए न्यू पर क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल के साथ एन प्रेस कीजिए, इसे डोंट सेव कर लीजिए और एक नया कैनवास ओपन होता हुआ आपको दिखाई देगा। दोस्तों अगला टूल है स्टिकर्स। जैसा कि इसका नाम है और आप लोग सभी परिचित भी होंगे, इमोजीज वगैरह हम यूज़ करते हैं, उसी तरह से छोटे छोटे स्टिकर्स दिख रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टिकर्स हैं। आप क्लिक कीजिए और उन्हें अपनी कैनवास पर ड्रॉ कर लीजिए। स्टिकर के साथ भी सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, रोटेशन का मिल रहा है, स्टैम्प का मिल रहा है, आप इन्हें रोटेट भी कर सकते हैं या डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। और यदि किसी टूल के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो जब भी कोई टूल आप सेलेक्ट करते हैं, उस टूल को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में साइड में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ये इसका हेल्प है। तो यहाँ से आप हेल्प ओपन करते हुए देख सकते हैं कि इस टूल को कैसे यूज़ में लेना है। स्टिकर्स में 3 ऑप्शन मिलते हैं हमें, बेसिक स्टिकर्स, दूसरा मिल रहा है टेक्सचर्स, आप टेक्सचर्स को ड्रॉ कर पाएंगे और टेक्सचर की भी मैट वाला टेक्सचर बनाना है, ग्लोज वाला टेक्सचर बनाना है या फिर मेटल वाला बनाना है या पॉलिश्ड मेटल वाला बनाना है, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टिकर की ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप अपने कंप्यूटर में रखी हुई किसी भी इमेज को एज अ स्टिकर यूज़ कर पाएंगे और उसके लिए एड स्टिकर पर क्लिक कीजिए। आपके पास जो भी इमेज हो उस इमेज को आप यहाँ पर लेकर स्टिकर की तरह इसका यूज़ कर पाएंगे। अगला हमारा जो टूल आ रहा है वो है टेक्स्ट टूल। आइए अब टेक्स्ट टूल को समझ लेते हैं कि टेक्स्ट टूल कैसे काम करता है। उसमें भी हम 2D टेक्स्ट और 3D टेक्स्ट दोनों तरह से टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। 2D का मतलब 2 डायमेंशन नॉर्मल टेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर, तो एक नॉर्मल टेक्स्ट हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसी तरह से 3D टेक्स्ट, इसी को हम 3D में भी लिख सकते हैं, COMPUTER। तो यहाँ पर 3D का थोड़ा सा इफेक्ट हमें दिखाई देता है। साइज रेंडर से मैंने इसकी साइज़ को चेंज कर दिया है, कलर से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं और रोटेशन का ऑप्शन मिलता है, उससे आप इसे रोटेट कर पाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा कर्व दे दिया, Z एक्सेस Y एक्सेस उनका यूज़ करते हुए आप बेहतरीन ढंग से इस टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। यही नहीं, जब आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट का कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, उसकी किस स्टाइल में आपको टाइप करना है, उसकी साइज़ क्या रखना है, वो सब कुछ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज़ दी गई है, कलर दिया गया है, सेंटर अलाइन, लेफ्ट सेंटर और राइट अलाइन दिया गया है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आप टेक्स्ट को कर सकते हैं। दोस्तों अगला टूल है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स को यूज़ करने से पहले फिर से हम कुछ 3D शेप्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी 3D शेप आप ड्रॉ कर लीजिएगा। देन फिर जब आप इफेक्ट्स में जाएंगे तो इफेक्ट क्या कर रहा है, लाइटिंग इफेक्ट आपको दिखाता है। आप कोई भी बेस कलर यूज़ कीजिएगा, जैसे मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो हमारा कैनवास और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो दोनों चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लाइटिंग के इफेक्ट को दिखा रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरह से लाइट के साथ दिखाई देगा। 3D व्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप 3D व्यू पर क्लिक करेंगे तो और थोड़ा पिक्चर आपको क्लियर होगी। इस तरह से कलर चेंज कर लीजिए। अब आप देखिए कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर जब लाइट जा रही है तो ये एक बल्ब है, लाइट का सोर्स है, जहाँ से हम लाइट डाल रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट पर लाइट डालने पर ऑब्जेक्ट किस तरह से दिखाई दे रहा है, किस तरह से ग्लो कर रहा है, वो सारा कुछ आपको यहाँ से क्लियर होगा। अलग अलग आप लाइट सोर्स लीजिए और फिर देखिए तो आपको लाइटिंग के साथ ऑब्जेक्ट पर जो इफेक्ट्स हैं वो दिखाई देंगे। अगला है कैनवास, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। कैनवास की साइज़ को कम ज़्यादा करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन साथ साथ में जो यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शंस हैं उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन टूल, जो कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दे रखा है क्रॉप टूल। क्रॉप क्या करता है, क्रॉप यहाँ पर कटिंग करने का काम करता है। आप किसी भी शेप को कट करना चाहें तो आप यहाँ से क्रॉप टूल का यूज़ कीजिए
उस पर्टिकुलर शेप को अपनी पूरी डिज़ाइन में से आप कट कर सकते हैं। कट करने के बाद क्या करना है, साइड में आपको बटन दिया गया है, डन कर लीजिए, तो आपकी पूरी ड्राइंग में से पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट कट होकर आपको मिल जाएगा। क्रॉप फिर से पहला जैसा करना है या पहली वाली स्टेज पर जाना है तो कंट्रोल Z अंडू कीजिए। दोस्तों अगला टूल आ रहा है 3D लाइब्रेरी। 3D लाइब्रेरी तभी चलेगा जब आपके सिस्टम में नेट ऑन होगा। तो सबसे पहले सिस्टम में इंटरनेट ऑन कर लीजिए, देन फिर 3D लाइब्रेरी का यूज़ कीजिए। इसमें प्री डिफाइंड पहले से लाइब्रेरी दी गई है, आप इसमें से कोई भी 3D इमेज इंसर्ट कर सकते हैं या फिर सर्च करना चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कार मैंने ऊपर टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो कार से रिलेटेड जितनी भी 3D इमेजेस हैं वो हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती हैं। अब इनमें से जो भी कार आप अपने कैनवास पर लाना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, वो कार आपको इंसर्ट होता हुआ दिखाई देगा। देन फिर इस कार को आप साइड हैंडल से इसकी साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, यही नहीं आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था। इस तरह से ये पूरी 3D इमेज है, आप इसे जब चाहें तब रोटेट कर सकते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। आप इसकी खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, केवल ये देखने से नहीं आने वाला है, एक बार जब आप यूज़ करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जब यूज़ करेंगे तो आपको अलग अलग इमेजेस के साथ काम करना भी आ जाएगा और इनके अलग अलग जो टूल्स हैं उनका यूज़ करना भी आ जाएगा। अब हल्का सा इसे और कर्व कर लेते हैं और कैनवास की साइज़ को बढ़ाना है हमें, तो कैनवास में जाएंगे और कैनवास की साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। तो ये है हमारा 3D ऑब्जेक्ट। कलर आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर बेस्ट कलर लेना चाहें वो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आइए अब सीखते हैं मैजिक सेलेक्ट टूल को। इस टूल के माध्यम से आप किसी भी इमेज में से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए जो हमारे कंप्यूटर में रखी हुई है। तो मेन्यू में जाना है और यहाँ से इंसर्ट कमांड का यूज़ करना है और जहाँ पर भी आपके सिस्टम में कोई इमेज है उस इमेज को आप यहाँ पर कैनवास पर इंसर्ट कर लीजिए। देन फिर मैजिक सिलेक्शन टूल यूज़ करना है और आपको जिस भी इमेज को यहाँ से कट करना है या इस इमेज में से उठाना है उसे साइज हैंडलर के थ्रू इस तरह से कटआउट के रूप में सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे आप मैजिक सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं, साइड में मैजिक सेलेक्ट का विजार्ड खुल जाता है, जहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए, देन फिर डन कर दीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो भी इमेज हमने सेलेक्ट की थी वो अलग से हाईलाइट हो चुकी है। जैसे मैं यहाँ पर डन करूँगा तो वो पर्टिकुलर इमेज उस इमेज से कट हो जाएगी और उसे आप बाहर निकाल सकते हैं और किसी और इमेज के साथ उसका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये इमेज हमें नहीं चाहिए तो इसे रिमूव कर लेंगे इरेजर टूल के थ्रू। इरेजर की साइज़ थिकनेस बढ़ा लेंगे और इसे यहाँ से हटा देते हैं और कोई और इमेज लाते हैं बैकग्राउंड में और उस इमेज के ऊपर इस इमेज को सेट करेंगे। तो दूसरी इमेज लाना है तो फिर से मेन्यू में जाइए, इंसर्ट और कोई और बैकग्राउंड यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। देन फिर इसे सेट कर लीजिए और जो भी आपने मैजिक सिलेक्शन टूल से इमेज को सेलेक्ट किया है उस इमेज को सेलेक्ट करते हुए जहाँ पे भी आप रखना चाहें उस जगह पर रखते हुए इस तरह से बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप इमेजेस तैयार कर सकते हैं। तो ये था मैजिक सिलेक्शन टूल। दोस्तों आप जो भी पेंट 3D के अंदर डिज़ाइन बनाते हैं उस डिज़ाइन को मेनू में दिए गए सेव बटन के माध्यम से या कंट्रोल S के माध्यम से सेव करना होता है। हम इन डिज़ाइंस को इमेज के फॉर्म में, 3D मॉडल्स के रूप में या वीडियो के रूप में सेव कर सकते हैं। और यदि आप अपनी इमेजेस को फर्दर वापस से एडिट करना चाहते हैं तो उसे पेंट 3D प्रोजेक्ट के रूप में सेव किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, आप डायरेक्टली इसे व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट पेंट 3D का एक ओवरव्यू। स्टेप बाय स्टेप हमने सारे टूल्स को एक्सप्लोर किया है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने इन टूल्स के साथ फेमिलियर होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो कंप्यूटर सीखने की शुरुआत करने वाले सभी यूजर्स पेंट ब्रश और पेंट 3D इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को ज़रूर यूज़ करें। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।